we are on the revision of second chapter, that is इंडियन इकोनॉमी का एवोल्यूशन फ्रॉम 1950 टू 1990. ठीक है, फर्स्ट फेज में हम प्लानिंग पे ही फोकस करेंगे. पहले जेनरिक क्वेश्चन है, किस साल, व्हाट वाज द ईयर व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? आर्यन, इशिता, सर बृंदा, नहीं, let me see the hands, raised hands. Nakul, Aman, good, Neha, good, शाबाश. प्रतिभा, आप बताओ. प्रतिभा बोलो बेटा. नहीं, it was planning was started in 1951, but it was established in 1950. कोई बात नहीं, कमीशन था ना वो, उसको कमीशन करना पड़ता है, कोई बात नहीं. कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन जीडीपी को क्या कहते हैं हम? इफ देयर इज अ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन जीडीपी, अब मैं आपको चारों ऑप्शंस दूं. पहले नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ. रेज योर हैंड्स. इशिता, इकोनॉमिक ग्रोथ. परफेक्ट बेटा, गुड, ठीक है, क्योंकि जीडीपी थोड़ी एक कॉन्टिन्यूस वो बोल रहा है. देखो, क्वेश्चन में हर एक वर्ड का इम्प्लीकेशन होता है. ज्यादातर बच्चे, लेट मी टेल यू, और होता है, आप मान लो, आप फील करना, ज्यादातर हम क्या होता है क्वेश्चन पेपर में जब पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर मिला, ये आता, और वो आता कैसे डिसाइड कर रहे होते हैं हम? उसमें से एक वर्ड पढ़ते हैं सिर्फ, अच्छा हाँ इस टॉपिक के बारे. हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि उसमें एग्जैक्टली क्या पूछा है. वो एक टर्मिनोलॉजी देखी और खुद को फील कर लेते हैं, हाँ मुझे आता है, और हम फटाफट टिक कर देते हैं. लेकिन जब हम दोबारा उस क्वेश्चन को विजिट करते हैं, तब उसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है. तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें बोला था कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन जीडीपी इज इकोनॉमिक ग्रोथ. अब डाटा में, आई डोंट वांट टू आस्क यू टू मच ऑफ डाटा. नेम द, हाँ, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क. ओके, नेम द बॉडी विच फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया. किस, हाथ खड़ा करो, मैं देख रहा हूं. नेम द बॉडी विच फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया. शुभम बोल. प्लानिंग कमीशन. पूरा बोलो उसको. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और आजकल इन प्रेजेंट टाइम इट इज कॉल्ड नीति आयोग. नीति आयोग. हाँ, इफ यू वांट टू बी अ प्रिसाइजली एक्यूरेट, नाउ इट इज नीति आयोग. कोई बात नहीं. नीति आयोग सर कब चेंज किया था, मतलब रिप्लेस कब किया था? ये मेरे ख्याल से अभी ये भी हुआ है 15-16 में हुआ है, जीएसटी के बाद, जीएसटी के दौरान, मतलब जब डीमोनेटाइजेशन जीएसटी का जो दौर चला है ना, उसी टाइम पे दो चीजें और हुई हैं. एक बेस ईयर चेंज हुआ है, किसी का माइक ऑन है, somebody has left his माइक्रोफोन ऑन, तो वो इको हो रहा है. तो डीमोनेटाइजेशन 16 और वो जीएसटी 17. इसी दौरान दो बड़ी चीजें क्या हुई, एक बेस ईयर भी लिफ्ट हुआ है, वो भी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी आएगा. बेस ईयर चेंज हुआ था, पहले बेस ईयर चलता था तो 11 का, 10-11 का, फिर इन्होंने शायद बाद में बेस ईयर को शिफ्ट किया है मोदी ने. क्यों किया? ताकि वो प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन कम दिखाई दे. तो ये भी दिमाग में रखना. उसी दौरान नीति आयोग भी हुआ है, और इसका नाम योजना आयोग भी था, एक ऑल्टरनेटिव नेम भी याद रखना. इस पे नीति आयोग से पहले इसमें एक ट्रांजिशन फेज आया, जब उसको योजना आयोग भी बना के रखा थोड़ी देर, फिर योजना आयोग वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ नीति आयोग. ओके, नेम द बॉडी विच फाइनली अप्रूव्स द ड्राफ्ट्स ऑफ प्लान्स इन इंडिया. कि जो प्लान्स के ड्राफ्ट्स होते हैं, जो बन गया फाइनल प्लान, वो बॉडी कौन सी है विच फाइनली अप्रूव्स दोस फाइनल ड्राफ्ट्स.
कोई हाथ नहीं खड़ा। बोल अमन। 5 year plan. कौन सी? बोल बच्चे। 5 year plan. प्लानिंग कमीशन? 5 year plan. नहीं नहीं बेटा, सर क्या भी नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल। हाँ नहीं पुत्र, तेरे को आता होता है ना प्रॉम्प्टली, तब तू हाथ खड़ा करता। ये तूने अभी कहीं होशियारी मारी है मेरे साथ, मारी ना? कोई बात नहीं, साला इसी बहाने दिमाग में रहेगा। ठीक बोल रहा है पर तू। नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, दैट इज अ बॉडी विच अप्रूव्स द फाइनल प्लानिंग ड्राफ्ट्स। गुड। और नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? गेसेस? गेसेस चलेंगे? गेसेस? गेसेस विल वर्क। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल? थोड़ा लॉजिक ही लगा लो। It comprises the representatives of both central government as well as the state governments. तो इसकी जो composition है वो इस तरह की है कि it constitutes the representatives of both central as well as state governments. अभी तक कितने प्लान्स हुए? अभी तक हाँ 12 5 year प्लान हो गए एंड वी आर रनिंग इनटू अ 13th 5 year प्लान। यस सर। अच्छा, फिर मुझे ये बता सकता है कोई कि which was the 5 year plan after which we had 2 annual plans? कि वो कौन सा 5 year प्लान था जिसके बाद हमें 2 एनुअल प्लान बनाने पड़े? प्रतिभा। सर रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1961 से 1966 सर। हाँ प्रतिभा। प्रियंका तू क्या बोल रहा है काके? बोल। Sir, I'm saying that the plan for the 5th year was raising the standard of living. नहीं बेटा, तूने तो क्वेश्चन ही नहीं ध्यान से सुना। क्वेश्चन ये था कि वो विच वॉज द 5 year प्लान आफ्टर विच इंडिया हैड 2 annual प्लान्स। कि वो कौन सा 5 year प्लान था जिसके बाद इंडिया को 2 साल के प्लान बनाने पड़े? वो प्रतिभा ने बिल्कुल सही कहा है। नहीं, 3rd 5 year प्लान बेटा, 61 से 66 वाला। ओके सर। नहीं मैं ही गलत बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी। हाँ यस, आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। नहीं प्रतिभा, तू भी गलत बोल रहा है पुत्र, क्योंकि उसके बाद 3 बने थे। जो प्रतिभा तू बोल रहा है ना बेटा, उसके बाद 3 बने थे, 66 to 67, 67 to 68 और 68 to 69। वो 3 वाला है। 2 वाला तो ये है, वो जब इमरजेंसी लगी थी 74 to 78 वाला 5th 5 year प्लान। प्रियंका तेरे को बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या था अब? यस सर। नहीं, हम भी गलती करके थे, हम भी मिस्टेक करके थे, लेकिन वो गलत था। पर देखो ऐसे गलती हो सकती है, तो गलती इज एक्सेप्टेबल। यू कैन मेक मिस्टेक्स, देयर इज नो हार्म। नाउ एनीबडी कैन टेल मी व्हाट डिड वी मेंट बाय इक्विटी विद ग्रोथ? इक्विटी विद ग्रोथ का क्या मतलब है, या क्या इंप्लीकेशन है, या क्या मायने हैं? हाँ बोल बेटा, साहिल बोल। सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सर। लैंड ही क्यों बेटा? तू तो सिर्फ ये लैंड पे अटक गया तू तो। सर वेल्थ सर। वो तो फिर एक आधा आंसर हुआ, पार्शियल सी बात हुई, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आप इतना लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। हालांकि ये रेलेवेंट है, जो आप बात कर रहे हो वो इररेलेवेंट नहीं है, वो बात मायने रखती है, लेकिन आपको तो आंसर बनाना पड़ेगा ना, एक शब्दों में दे के। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल लाइन्स और सेंटेंसेस।
इक्विटी विद ग्रोथ। ग्रोथ तो आपको पता है ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन जीडीपी। इंक्रीज इन जीडीपी मींस ग्रोथ, ठीक। लेकिन इक्विटी विद ग्रोथ का क्या मतलब है? अरे गैसेस ही लो, एटलीस्ट यू कैन रेज एट। एक बंदा कैमरा ऑन कर। inequality of income is reduced हाँ with growth in income. ठीक है, लेकिन अभी भी जो डिजायर्ड आंसर आई एम नॉट गेटिंग, द डिजायर्ड आंसर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। Equal distribution of all the nation's resources amongst the increase in ठीक, यस यस, शी इज राइट, वृंदा ठीक कह रही है। और कोई बोलना चाहता है इसमें कुछ और? इक्विटी विद ग्रोथ। Sir, equity raise the living standard of the people and social justice. ऑफ कोर्स इट डज, बट व्हाट डज इट मीन? तो ये बता रहा है कि इक्विटी विद ग्रोथ का इंप्लीकेशन की, उसका कॉन्सिक्वेंस कि उससे के कारण ऐसा होता है। लेकिन उसको आप पहले तो बताओ, जैसे वो बोल रही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो साहिल ने बोला वो भी ठीक है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी और इनइक्वालिटी को रिमूव करना, वेल्थ ऑफ कंट्री शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर जो बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लासेज है या जो डिप्राइव्ड क्लासेज है उनको अपलिफ्ट करना, Yes, sir. जिसका एक मीनिंग ये भी है कि व्हेन द शेयर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या शेयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी शुड रीच टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन द कंट्री, दैट इज इक्विटी। Sir, ऐसे बोल सकते हैं sir, this line goes, the benefits of growth are equally शेयर, equally Yes. shared by the citizens. हाँ यही एग्जैक्टली यही तो लिखना है। Yes. देखो शब्दों का थोड़ा सा माया जाल होता है, ये इधर का उधर कर लिया, लेकिन वो सेंस बननी चाहिए। तो इक्विटी विद ग्रोथ की जब देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, 5% से वृद्धि हो रही है, सामान ज्यादा बन रहा है देश में, लेकिन उसके साथ सामाजिक न्याय भी हो रहा है, सोशल जस्टिस भी हो रहा है, और प्रॉस्पेरिटी, जो प्रॉस्पेरिटी को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब जो भी प्रॉस्पेरिटी मीन्स जो भी तरक्की है, वो तरक्की का सबको हिस्सा मिलना चाहिए, सबको एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी तो सबको मिले, और जो पिछड़े हुए वर्ग रह गए हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज बराबर मिले। दैट इज इक्विटी विद ग्रोथ। ग्रोथ हो विद इक्विटी। और ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। वाई वी आर डिस्कसिंग इक्विटी विद ग्रोथ इन द फर्स्ट प्लेस? हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये तो टॉपिक भी है आपका, दे कैन आस्क यू डिफाइन इक्विटी विद ग्रोथ, और ये व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ ये, वो ऐसे करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव भी है। तो मैं तो अभी प्लानिंग पे ही हूँ, उसके बाद एग्रीकल्चर है, फिर इंडस्ट्रीज है, फिर फॉरेन ट्रेड है। यही है ना 1950 टू 1990 आपका। Yes, sir. इस चैप्टर को अगर हम खांचों में बांटे हैं Yes, sir. तो पहला पार्ट है प्लानिंग, दूसरा पार्ट है एग्रीकल्चर, उसका कंट्रीब्यूशन, उसके रिफॉर्म्स, फिर तीसरा पोर्शन है इंडस्ट्रीज, इन IPR 1956, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके लिए मेजर्स, और लास्ट है फॉरेन ट्रेड। ये है पूरा चैप्टर और ये टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। तो अभी हम इसी पे ही चल रहे हैं। फिर मुझे ये बता सकता है कि हमारे शॉर्ट टर्म या प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, या कॉमन फीचर्स क्या थे प्लानिंग के? एनीबडी ऑफ यू? Agricultural production, sir, starting a plan for Agriculture. Sir. कौन? ये तो जेनरिक सी बात हो गया। Sir, industrial production. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिखने की बजाय हम उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखे ना, क्योंकि अरे पहले एक पॉइंट को तो क्लियर करने दें, एक पॉइंट क्लियर करने दें, उसको लिख ले या पकड़ के रख साहिल, भूलना मत। देख, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम लिखें तो वो ज्यादा सूट करता है, क्योंकि starting a सुन, plan. सुनो, हाँ स्टार्टिंग ये ना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम 1950 में हैं। Yes, sir. उससे पहले तो ब्रिटिशर्स ने हमको रखा रॉ मटेरियल का सप्लायर, वी वर ओनली सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश ही नहीं हुई थी। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इस तरह के वर्ड लिखने के बजाय हम ये ऑब्जेक्टिव लिखें कि हमारा ये था कि इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट करना है या उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन ही करना, वो ज़्यादा सूट करता है।
सर। अच्छा एक ये हो गया, अब बोल सर क्या बोल रहा है साहिल? सर मॉडर्नाइजेशन सर न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, मॉडर्नाइजेशन, मीनिंगलेस रिचुअल। हाँ प्लानिंग का एक ये हो सकता है कि मॉडर्नाइजेशन करना, ठीक है। सर ये हो सकता है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भर। और देखो आज भी हम 2020 में प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर का ही नारा दे रहे हैं। तो मतलब साइकिल फिर से घूम रहा है। हाँ तो देखो ना, मतलब अचीव नहीं हुआ, या अचीव नहीं हुआ, या हमारा लाइफ स्टैंडर्ड जो PQLI है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इतना रेज हो गया कि जो लग्जरीज होती थी आज से 20 साल पहले वो अब नेसेसिटीज बन गई हैं। ये भी तो एक वजह हो सकती है ना। यस सर। आज से 20-30 साल पहले रेफ्रिजरेटर होना लग्जरी होती थी, लेकिन आज रेफ्रिजरेटर हर घर में है, इट इज ए नेसेसिटी। तो टाइम कैन चेंज, प्रायोरिटीज कैन चेंज, इसलिए ये हो सकता है, इट कैन हैपन। अच्छा इतना ही क्यों, अभी तो बहुत कुछ है, और बताओ। सर Price stability. प्राइस स्टेबिलिटी कैन बी वन ऑब्जेक्टिव। Employment opportunities. Yes, employment generation. Employment generation was a very much required thing immediately after independence. क्योंकि हमारे पास जो अपने यूथ था, ये जो ह्यूमन कैपिटल थी, उसको एंगेज करने के लिए कोई तरीका चाहिए था, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाज अ प्रायोरिटी। और बताओ। यस, फीचर्स ऑफ, Removal of poverty. ठीक है, चलेगा ये। सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं लिखना, उसको लिखना है एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ या एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जिंदा, ये तो वो बात होगी कि प्रायोरिटीज लाइफ की है कि जिंदा रहना। अरे इकोनॉमी तो ग्रो होगी, जिंदा रहने के साथ तंदुरुस्त रहना, लक्ष्य तो वो हुआ ना, फिर ऑब्जेक्टिव तो तब हुआ कि अगर हम उसको लिखें एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ या स्पीडिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखो कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी मोर देन द इंक्रीज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इंपॉर्टेंट की पॉइंट मिस नहीं करने ना बेटा। फिर और बताओ इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स। सर रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, कॉमनवेल्थ, हाँ, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, असमानताओं को कम करना, मतलब जो अमीर है वो और अमीर हो जाए और गरीब हो जाए, इसको घटाना। और ये कैसे किया जाता है, सर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना सर। नहीं वो हाउ, यार मैं आई एम आस्किंग यू अनदर क्वेश्चन, हाउ inequalities are removed? What are the tools which government uses to remove inequalities? I am asking same question in different languages. कि inequality, असमानता को दूर करने के लिए सरकार के पास क्या हथियार होते हैं, क्या टूल्स होते हैं, या कैसे कर सकती है सरकार? पॉलिसीज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। नहीं, वो पॉलिसीज ही तो पूछ रहा हूँ, वही तो टूल्स है। नहीं तो हम तो लिख सकते हैं कि हैविंग अ गुड फेथ एंड बाय बीइंग अ वेरी हॉनेस्ट दे कैन रिमूव, ऐसे ये तो तब भी तो सही आंसर। अगर हम इस तरह से लिख दें ये आंसर तो तब भी ठीक है कि वो बहुत अच्छे लोग हों, बहुत गंदे लोग ना हो, प्लानिंग अच्छी हो। ये टूल तो नहीं ना हुए। टूल क्या है? व्हाट आर द टूल्स व्हिच आर यूज्ड बाय एनी गवर्नमेंट to remove inequality? अगर एक से ज्यादा बोलोगे तो I won't be able to hear you out. Brinda is saying something. Brinda बोलो। सर प्रोवाइड, Brinda, your voice is echoing. वो audible नहीं है। सर बोलो। provide subsidy, distribution of high incomes. और रितिंदर तू ठीक लिख रहा है, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, ये तुम सारे बातें ठीक कर रहे, तुम गलत बात नहीं कर रहे, बट ये आंसर नहीं हुआ। हाउ डज गवर्नमेंट रिमूव इनइक्वालिटी और ट्राई टू रिमूव इनइक्वालिटी? इज बाय इम्पोजिंग टैक्सेस,
progressive taxation and by providing subsidies. जिसके पास ज्यादा पर एनुअल इनकम हो रही है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है ताकि वो और टैक्स ऑन इनहेरिटेंस, नहीं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बेटा, इनहेरिटेंस पे नहीं होता टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मींस 5 लाख तक 5% टैक्स, जिसकी साल की 10 लाख तक इनकम है उसको 12%, जिसकी साल की 25 लाख तक है उसको 18%, जिसकी 1 करोड़ है उसको 20%, इस तरह का। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इससे एक इनइक्वालिटी दूर होती है, मींस टैक्सेशन सिस्टम ऐसा बनाना। दूसरा, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पुअर्स और नीडी पीपल। ऊपर वाले को थोड़ा नीचे लाना है बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और नीचे वाले को थोड़ा ऊपर लेके जाना है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड अदर फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये इस तरीके से इनइक्वालिटी दूर की जाती है। तो टूल हुए टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। सर इधर सर एक पॉइंट है, स्टॉपिंग इलिसिट आउटफ्लोज। वो भी ठीक ही बात हुई, लेकिन उससे देखो ना, इलिसिट आउटफ्लो जो होता है वो वही आउटफ्लो उसी की तरफ से सोर्स से होता है जिसके पास ब्लैक मनी होता है और एक्सेसिव मनी होता है, टैक्स अवॉइड करता है जो वो छुपा के सरकार से या डॉलर्स में या गोल्ड में कन्वर्ट करके बाहर भेजने की कोशिश करता है ताकि दूसरी कंट्री में वो दूसरे तरीके से इन्वेस्ट कर सके। तो ये बात भी सही है, अगर हम इलिसिट जो मूवमेंट आया आउटफ्लो है उसको हम रोक लें तब भी हम इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं। ठीक बात है, लेकिन मेन जो है वो टैक्सेशन और यही चलेगा। अच्छा चलो प्लानिंग में देखने दो और क्या है। सेल्फ रिलायंस क्या है? सेल्फ रिलायंस, हाथ खड़ा करो। व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? सर एक मिनट बेटा, लेट अदर्स, बाकियों को भी मौका दे देते हैं। विकास बोलना चाह रहा है कुछ। विकास बोल, बोल विकास। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। सर विकास तेरी आवाज साफ नहीं आ रही पुत्र। विकास लिख के दे देना, मतलब टाइप करके देते हैं हमसे। चल कोई नहीं कोई नहीं, बोल साहिल क्या बोलना है तुझे? सर जैसे कि सर खुद दूसरों पे डिपेंड मत रहना सर, खुद मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सर मतलब बढ़ावा देना। तो अगर हम सर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मतलब इंक्रीज करेंगे तो इससे फायदा भी सर हमारी कंट्री के लोगों को ही होगा। नहीं, जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं सर वो बाहर से कम कर दे। तूने तो सारा कुछ ही बीच में नाप दिया बेटा, एक्सपोर्ट भी ले लिया इंपोर्ट भी ले लिया। आंसर में क्लैरिटी, तू बातें सारी ठीक बोल रहा है लेकिन उनको पॉइंट में आंसर नहीं बना पा रहा है। तू बातें सारी ठीक बोल रहा है, तो जो तेरे इनपुट्स हैं पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन सेल्फ रिलायंस एक तो पहली बात हमारा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था और आज भी है, ठीक है। और व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस से हमारा तात्पर्य क्या है? हाँ ठीक बोल रहा है विकास, बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, ना बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, केवल इंपोर्ट्स, दूसरे पर निर्भरता खत्म करनी, जिसके लिए वही फॉरेन, देखो ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से आप यू कैन नॉट डिसाइड कि हम क्या, वो इंपोर्ट्स तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम 1960s में फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज हम गुची के परफ्यूम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, लेकिन उसके लिए हमें पे तो करना पड़ रहा है ना डॉलर्स में। और या तो दो ही तरीके हो सकते हैं जिसको हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी कहते हैं। एक, या तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम खुद प्रोड्यूस करना चालू कर दें। वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स विच वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, एक तरीका है, ठीक है। दूसरा, हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं। और तीसरा, स्ट्रेट अवे कट डाउन इंपोर्ट्स। लेकिन वो कट डाउनिंग इंपोर्ट्स डज नॉट इम्प्लाई आत्मनिर्भर, दैट इज डिप्रीवेशन। फिर तो हम कई चीजों से डिप्राइव्ड रहे। फिर आत्मनिर्भर का मतलब हुआ कि जहां पे जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो भी मिल सके, नेसेसिटी वाली जरूरत की चीजें, देश चलता रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ का पहिया रुके भी ना, और दूसरों से जो हम खरीद रहे हैं उसकी जगह हम खुद बनाना चालू कर दें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें।
और इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि अगर हम फॉरेन डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा रखेंगे, इफ़ वी विल रिमेन सच अ डिपेंडेंट, वी विल रिमेन अ डिपेंडेंट कंट्री, तब क्या होता है, उस देश की जो पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज भी होती है ना, दैट आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन कंट्रीज. यू कैन सी लाइव एग्जांपल्स एवरीवेयर यू कैन सी कि जिनका फॉरेन ट्रेड की कॉम्पोजिशन में ऐसा है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री, किसी और देश पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है वो कंट्री. तो हमको उससे भी बचना है, इसीलिए भी वी नीड ए सेल्फ रिलायंस. चलो अब मेरे को कोई प्लानिंग पीरियड सुना दो, हाथ खड़े करो. प्लानिंग पीरियड रजिंदर, पहले 3 5 ईयर प्लान बता. यस सर. पहले 3 5 ईयर प्लान्स. सर अप्रैल 1 1951 से लेकर मार्च 31 1956. ठीक. सर सेकंड 5 ईयर प्लान अप्रैल 1 1956 से लेकर मार्च 31 1961. हाँ. सर थर्ड 5 ईयर प्लान अप्रैल 1 से लेकर 1961 से लेकर मार्च 31 1966. बस बेटा अब आगे मत पढ़ लेना कहीं देख के. तो उसके बाद सर वो 3 ही पूछे थे. 1 साल के हो गए. नहीं पता ना, ये ना पता ही नहीं चले कि रुकना कहाँ था, फिर भी फंस जाते हैं ना ये. अच्छा, सेल्फ रिलायंस हो गया, मॉडर्नाइजेशन भी हो गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया. ये मैंने आपको एक टॉपिक और कराया था, नोट्स में भी दिया था, अचीवमेंट्स और फेलियर्स. नहीं, इसके हम प्लानिंग के अचीवमेंट्स और फेलियर्स भी कर सकते थे, लेकिन फीचर्स या अचीवमेंट्स भी बोल सकते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रॉम 1950 टू 1990, कि 1950 से 1990 के बीच में प्लानिंग की अचीवमेंट्स क्या क्या रही, कि जो हमने प्लान्स बनाए, 7 5 ईयर प्लान्स बने. हाँ सुना इशिता पुत्र, बोल. So increase in per capita income and increase in national income. They are the same thing, putter. Increase in the national income and increasing per capita income are synonyms. They are similar. They mean the same thing. Give me other points. Other points. So diversification of industries. Yes. Yes. Introduction of public sector. Introduction of public sector. No. Priority was given to the public sector. पब्लिक सेक्टर इंट्रोड्यूस तो उसी दिन हो गया था जब हमने मिक्स्ड इकोनॉमी इंप्लीमेंट की थी. वो इंट्रोड्यूस थोड़ी हुआ जब हम लिख रहे हैं अचीवमेंट्स. अगर हम अचीवमेंट की तरह लिखना है उसको, तो अचीवमेंट की लैंग्वेज लिखो ना, कि प्रायोरिटी, Stress on the role of वही लैंग्वेज आप जैसी भी लिखना चाहो. और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. विकास तो ठीक लिख रहा है बेटा, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्लूड वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आ जाएगा. जब हम लिखेंगे ना, पहला पॉइंट वैसा सबका यही होना चाहिए था, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये पहला अचीवमेंट, क्योंकि हमारा 1-1.5% की ग्रोथ थी पहले से भी, लेकिन प्लानिंग के बाद हमारी इंक्रीज होती गई और 90 के बाद तो ज्यादा ही तेजी से इंक्रीज हुई. तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होना, और उसी में एग्रीकल्चर भी आ जाएगा विकास. So increase in international trade. इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ, प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल. सर इंक्रीज. Stress on small scale industries and cottage industries. स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि हमने 1950 1990 के बीच में जो प्लानिंग हुई उसमें हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफी इंपॉर्टेंस दी, लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही तो आ जाएगा, उसी में हम लिख सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी. प्लानिंग वाज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी. एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा अभी मेरे ख्याल से विकास ने लिखा है कि एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट.
सर एक पॉइंट आर एन ने बड़ा अच्छा लिखा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये भी हमारा एक अचीवमेंट थी कि इसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया काफी, ये लिख सकते हैं हम। सर एक पॉइंट है, राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज सेविंग हैबिट्स, बैंकिंग हैबिट्स लोगों की इंप्रूव की। देखो सेव इन्वेस्टमेंट बोल जाओ, इन्वेस्टमेंट तो होती है बैंकिंग सेक्टर से, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर, आम आदमी जो होता है वो सेव कर सकता है। व्हेन दे सेव दैट ऑटोमेटिकली गेट इन्वेस्टेड। तो बैंकिंग हैबिट्स इंप्रूव करना, ये पॉइंटर इस तरह से लिखा होगा, लेकिन उस टाइम के प्लानिंग्स में मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि हमारा इस तरह का ऑब्जेक्टिव हो। सर पॉवर्टी रिडक्शन, सर पॉवर्टी रिडक्शन नहीं, चिराग प्रोटेक्शन क्यों, चिराग प्रोटेक्शन क्यों? जब भी अगर प्लानिंग हुई होगी और उसकी अचीवमेंट हुई होगी तो हमने अपने आप को उसके कंपटीशन के मुकाबले किया होगा, हमने अपने आप को उसके कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई होगी, हमने उसको उससे शेल्टर नहीं किया होगा। प्रोटेक्शन दिया जाता है जब किसी चीज को, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, तब उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। हाँ अमन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव, और काफी प्लान्स में ये रहा और अभी भी है कि कैपिटल फॉर्मेशन का स्पीड अप किया हमने 1950 के बाद, नहीं तो हम उसमें बहुत पीछे रह रहे थे। चलो वी विल कंटिन्यू